त्रिया चरित्र जाने ना कोई, पति मार के सती होए। दर्शक बंधुओं, आज हम आप लोगों को एक त्रिया चरित्र की कहानी सुनाएंगे। दोस्तों, यह त्रिया चरित्र की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही रोचक है। श्रोताओं, त्रिया चरित्र जाने ना कोई, पति मार के सती होए। इस बात को तो आप लोगों ने अक्सर ही सुना होगा, परंतु इसका अर्थ आज हम आप लोगों को इस छोटी सी कहानी के माध्यम से बताएंगे कि आखिर किस प्रकार से एक स्त्री अपने ही पति को मारकर खुद ही सती हो जाती है। श्रोताओ, हमारी इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानवर्धक कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो श्रोताओं, आप सभी दर्शकों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर अवश्य कर दे। श्रोताओं, क्योंकि ताकि अन्य लोगों को भी इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी का लाभ मिल सके। श्रोताओं, आइए आज इस कहानी का अर्थ हम आप लोगों को पूरी कहानी के विस्तार के साथ समझाते हैं। श्रोताओं, नील देश में एक राजा हुआ करता था। उस राजा की प्रजा बहुत प्रेम किया करती थी, क्योंकि वह राजा अपनी प्रजा के लिए, अपने राज्य के लिए हर दुख सुख के बारे में सोचता था। श्रोताओं, वह राजा हर दिन अपने राज्य के गरीबों को दान किया करता था। वह राजा अपने राज्य में अपनी प्रजा के हर घर के चूल्हे के बारे में जानकारी लिया करता था। यदि किसी के भी घर चूल्हा नहीं जलता तो वह राजा स्वयं जाकर उन्हें भोजन देकर आया करता था। श्रोताओं, एक दिन उस राजा को एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम वह राजा करण सिंह रखता है। श्रोताओं, राजा के घर में पुत्र होने की खुशी को सारी प्रजा बड़ी ही खुशहाली के साथ मनाती है। पूरी राज्य में राजा के घर में पुत्र होने की वजह से खुशियां छाई हुई थी। अब दूसरे ही दिन राजा के प्रजा के सारे लोग राजा के महल में आते हैं और राजा के पुत्र को अर्थात राजकुमार करण सिंह को आशीर्वाद देते हैं और उन्हें लंबी आयु का वरदान देते हैं। दर्शक बंधुओं, अब इस तरह राजा अपने पुत्र को पाकर बड़ा ही प्रसन्न था। अब तो राजा अपने राज्य के कार्य के साथ साथ ही अपना आधा समय अपने पुत्र के साथ ही बिताया करता था। धीरे धीरे काफी समय बीतता रहा। अब राजा का पुत्र थोड़ा बड़ा होने को चला था। अब जैसे ही राजा का पुत्र पूरे 12 वर्ष का हो गया तो राजा अपने पुत्र को शिक्षा लेने के लिए अपने ही राज्य के पास एक वेद संत के यहां भेज देता है। दर्शक बंधुओं, अब राजा का पुत्र पूरे 12 वर्षों तक उस राजवेद के यहां अर्थात उस राज संत के यहां अपनी शिक्षा ग्रहण करता है। दोस्तों, उधर अब राजकुमार पूरे 25 वर्ष का हो चुका था और उधर राजा भी अब थोड़ा वृद्ध होने को चला था। दोस्तों, अब राजा एक दिन सोचता है कि मैं तो अब वृद्ध हो चुका हूं, मेरे पुत्र को अब मुझे राज्य का कार्यभार संभालना चाहिए। दोस्तों, तब राजा अपने पुत्र करण सिंह को अपने पास बुलाता है और करण सिंह को राज कार्य के बारे में समझाने लगता है। दर्शक बंधुओं, अब दूसरे ही दिन राजा अपने पुत्र करण सिंह का राज तिलक करते हैं और अपने पुत्र करण सिंह को अपनी राजा की गद्दी पर बिठा देते हैं। श्रोता बंधुओं, अब तो राजा का पुत्र राज्य का कार्य भी संभालने लगा, परंतु अभी उसकी शिक्षा पूरी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वह रोज अपने उस गुरु के यहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाया करता था। दर्शक बंधुओं, तभी राजा के पुत्र की विवाह की बातें चलने लगती है तो राजा अपने पुत्र का विवाह
वहीं पास के राज्य की 7 सुंदरियों के साथ कर देता है। दर्शक बंधु, पहले के राजाओं में एक स्त्री के साथ विवाह नहीं किया जाता था, बल्कि पहले के समय अन्य अर्थात भिन्न प्रकार की स्त्रियों के साथ विवाह किया जाता था। ठीक इसी प्रकार वह राजा अपने पुत्र करण सिंह का विवाह 7 सुंदर स्त्रियों के साथ कर देता है। अब तो विवाह होने के बाद भी वह अपनी शिक्षा को पूरी करने के लिए जाया करता था। दोस्तों, एक दिन राजा का पुत्र करण सिंह अपने गुरु के यहां जा रहा था। ठीक उसी समय रास्ते में एक पनिहारी कुएं से पानी निकाल रही थी। दोस्तों, जब पनिहारी ने राजा के पुत्र करण सिंह को वहां से गुजरता देखा तो वह राजा के पुत्र करण सिंह को अपने पास बुलाती है। सबसे पहले तो वह राजा करण सिंह को पानी पिलाती है और फिर राजा करण सिंह से पूछती है कि हे महाराज, आप कहां जा रहे हैं? हम देखते हैं कि आप रोज इसी मार्ग से गुजरते हो, परंतु हमें पता नहीं कि आप कहां जाती हो। दोस्तों, तभी राजा करण सिंह कहते हैं कि मैं अपने गुरु के यहां शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता हूं और मैं अपने गुरु से सभी प्रकार के वेद शास्त्रों की जानकारियां प्राप्त करता हूं। दर्शक बंधु, अब राजकुमार करण सिंह की बात को सुनकर वह स्त्री राजकुमार करण सिंह से कहती है, महाराज, यदि ऐसा है तो आपने त्रिया चरित्र तो अवश्य ही पढ़ा होगा। दोस्तों, जैसे ही राजकुमार करण सिंह उस स्त्री के मुख से त्रिया चरित्र की बात सुनता है तो वह उस स्त्री से कहता है कि क्या त्रिया चरित्र? हमें तो अपने गुरु ने कभी भी त्रिया चरित्र के बारे में नहीं बताया। भला ये त्रिया चरित्र क्या होता है? दोस्तों, तभी वह स्त्री मुस्कुराते हुए राजकुमार करण सिंह से कहती है, महाराज, यदि आपने अभी तक त्रिया चरित्र नहीं पढ़ा तो हमें लगता है कि आपकी शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई। आप अपने ही गुरु से त्रिया चरित्र के बारे में पूछना, वही आपको त्रिया चरित्र का सही और सटीक ज्ञान दे पाएंगे। श्रोताओं, अब तो राजकुमार उस स्त्री की बात को सुनकर अपने गुरु के पास जाता है। गुरु के पास जाते ही उस दिन राजकुमार करण सिंह अपने गुरु को बिना प्रणाम किए ही बैठ जाता है। दोस्तों, तभी गुरु जब राजकुमार करण सिंह की तरफ देखने लगते हैं तो वह राजकुमार करण सिंह से कहते हैं कि शिष्य, आखिर आज क्या बात है? तुम मुझे थोड़े गुस्से में लगते हो। दोस्तों, तभी राजकुमार करण सिंह कहता है, हाँ, हे गुरुवर, मैंने पूरे 12 वर्षों तक आपके पास शिक्षा ग्रहण की है, परंतु आज तक आपने कभी मुझे त्रिया चरित्र के बारे में नहीं बताया। दोस्तों, राजकुमार की बात सुनकर वह संत अर्थात वह राजवेद संत से राजकुमार से कहता है, राजकुमार, मुझे लगता है कि आपके साथ कोई ना कोई घटना घटी है, बताइए आखिर क्या बात है। दोस्तों, तभी राजकुमार करण सिंह अपने गुरु से कहता है, गुरुवर, आज जब मैं आपके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहा था तभी मुझे मार्ग में एक स्त्री दिखी। उस स्त्री ने मुझे त्रिया चरित्र सीखने के लिए कहा है और उस स्त्री ने मुझसे कहा है कि यदि आपके गुरु ने आपको त्रिया चरित्र नहीं सिखाया तो आपकी शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई। गुरु, क्या आपको अभी त्रिया चरित्र का पता नहीं है? दोस्तों, राजकुमार की इस बात को सुनकर वह राजगुरु अपने मन ही मन हंसने लगते हैं। तभी राजकुमार से कहते हैं, हे राजकुमार, मैं आपको त्रिया चरित्र अवश्य सिखाऊंगा, परंतु इससे आपकी जान को भी खतरा आ सकता है। मैं तो कहता हूं कि आप उस त्रिया चरित्र के ज्ञान को मत ही लो, क्योंकि त्रिया चरित्र का ज्ञान प्राप्त करना एक तरह से मृत्यु को न्योता देना होता है। दर्शक बंधुओं, गुरुवर की बात सुनकर राजकुमार कहता है, नहीं गुरुजी, मुझे त्रिया चरित्र सीखना ही है,
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शिक्षा के रूप में मैं किसी भी चीज में ज्ञान रहित रहूं। मुझे सभी प्रकार का, सभी वेदों का ज्ञान प्राप्त करना है। दोस्तों, अब राजकुमार की बात सुनकर वह राजगुरु राजकुमार से कहते हैं, ठीक है, यदि आपको वास्तव में त्रिया चरित्र सीखना ही है तो मैं आपको त्रिया चरित्र अवश्य सिखाऊंगा। देखिए, यदि आपको त्रिया चरित्र सीखना है तो मैं आपको एक यंत्र देता हूं। इस यंत्र को आप अपने कानों में लगा लीजिए, और जैसे ही आप इस यंत्र को अपने कानों में लगाओगे तो इस यंत्र को लगाते ही आप किसी को दिखाई नहीं दोगे। यदि आप किसी को दिखाई दे भी जाओगे तो आप उन्हें समझ में नहीं आओगे कि आखिर कौन हो। दोस्तों, तभी राजगुरु कहते हैं कि राजकुमार, इस यंत्र को लगाकर आज रात्रि आप ठीक 12 बजे अपने महल से बाहर निकलकर अपने राज्य का भ्रमण कीजिएगा। तभी आप त्रिया चरित्र की सही जानकारी प्राप्त कर पाओगे। दर्शक बंधु, अब तो वह राजगुरु उस राजकुमार को वह यंत्र दे देते हैं और राजकुमार उस यंत्र को लेकर अपने महल की ओर चला जाता है। दर्शक बंधुओं, अब महल पहुंचकर राजकुमार रात्रि होने का इंतजार करने लगते हैं। दर्शक बंधुओं, कुछ ही घंटों बाद रात्रि हो जाती है। अब रात्रि के ठीक 12 बजते ही राजकुमार अपने महल से बाहर निकलकर अपने राज्य का भ्रमण करने लगते हैं। दर्शक बंधुओं, अब राजकुमार महल से बाहर निकलते ही उस यंत्र को अपने कानों में लगा लेते हैं और अपने गुरु के कहे अनुसार अपने राज्य का भ्रमण करने लगते हैं। श्रोताओं, भ्रमण करते करते ही राजकुमार देखते हैं कि एक स्त्री अपने हाथों में भोजन की थाली सजाए और नगर से बाहर जा रही है। दर्शक बंधुओं, राजकुमार अब उस स्त्री को देखकर समझते हैं कि रात्रि का 12 बज रहा है। आखिर यह स्त्री भोजन की थाली सजाकर कहां जा रही है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए। दर्शक बंधुओं, अब तो राजकुमार उस स्त्री के पीछे पीछे जाने लगते हैं। तभी राजकुमार देखते हैं कि वह स्त्री वही है जिसने उनसे त्रिया चरित्र के बारे में पूछा था। दर्शक बंधुओं, अब तो राजकुमार उस स्त्री का पीछा करते करते वह स्त्री एक गुफा की तरफ पहुंच जाती है और उस गुफा के भीतर घुस जाती है। दोस्तों, अब तो राजकुमार भी उस स्त्री के पीछे पीछे उस गुफा के भीतर ही घुस जाते हैं और थोड़े ही पीछे छिपकर देखने लगते हैं। तभी राजकुमार देखते हैं कि वह सुंदर स्त्री एक अघोरी के पास आती है। वहीं पास में एक अघोरी अपना हवन जलाकर पूजा कर रहा था। दर्शक बंधुओं, वह स्त्री अघोरी के पास जाकर अपनी उस भोजन से सजी थाली को रख देती है। तभी अघोरी अपनी पूजा समाप्त कर उस स्त्री के पास आकर बैठ जाता है। दर्शक बंधुओं, राजकुमार यह सारा नजारा देख रहे थे। तभी वह स्त्री अघोरी से कहती है, सुनिए, अब मैं कल से आपके पास शायद ही आ पाऊंगी, क्योंकि मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे लेने के लिए घर आए हैं। अब तो मुझे लगता है कि मैं शायद ही आपसे मिल पाऊंगी। दोस्तों, तभी वह स्त्री उस अघोरी से कहती है, मैं क्या करूं, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं, परंतु मेरी मजबूरी है कि मैं आपको छोड़कर जा रही हूं। श्रोताओं, अब उस स्त्री की बात सुनकर अघोरी स्त्री से कहता है, यदि तुम वास्तव में मुझसे प्रेम करती हो तो मुझे छोड़कर जाने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, तभी वह स्त्री कहती है, यदि ऐसा है तो फिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं आपके ही पास रहूं। दोस्तों, तभी अघोरी कहता है, यदि वास्तव में तुम अपने पति से छुटकारा ही पाना चाहती हो तो तुम अपने पति का सिर काटकर यहां ले आओ, हम उसकी बलि दे देंगे। दोस्तों, तभी अघोरी अपने पास रखे एक चाकू को
उस स्त्री को दे देता है और स्त्री से कहता है कि जाओ, अब जाकर तुम अपने पति का सिर काटकर यहां ले आओ, आज हम उसकी बलि यहीं दे देंगे। दोस्तों, यह देखकर राजकुमार को भरोसा नहीं होता है। तभी वह स्त्री उस चाकू को लेकर अपने सीधे घर जाती है और घर जाकर अपने पति को देख उसका सिर काट देती है और अपने पति का सिर पकड़कर उस अघोरी के पास ले आती है। श्रोताओं, जैसे ही वह स्त्री अघोरी को अपने पति का सिर लाकर देती है तो अघोरी अपने हाथ में उस सिर को लेकर उस स्त्री को पास बुलाकर स्त्री से कहता है, हे वेश्या, हे दुष्ट स्त्री, अभी और इसी वक्त तुम यहां से चले जाओ। मैं तुम जैसी स्त्री को अपने पास भी नहीं देखना चाहता, क्योंकि जब तुम अपने पति की ही ना हो सकी तो मेरी तो होगी ही क्या। जिसके साथ तुमने शास्त्रों के पूरे विधि विधान से विवाह किया है, तुम अपने पति की ही नहीं हो सकी तो मेरी तो होने की बात ही क्या। तुम अभी और इसी वक्त यहां से चले जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। दोस्तों, अब तो वह स्त्री अपने पति के सिर को अपने हाथ में लेकर और रोते रोते अपने किए पर पछताते पछताते अपने घर वापस पहुंच जाती है। अपने घर पहुंचते ही वह स्त्री अपने पति के उस कटे सिर को अपने पति के धड़ के पास रख देती है। दोस्तों, अब तो वह वहीं पास में एक दीवार के सिर लगाकर बैठ जाती है और जैसे ही सुबह होती है तो वह जोर जोर से रोने लगती है। श्रोताओं, जब उसकी रोने की आवाज को गांव वाले सुनते हैं तो गांव वाले सुनकर उस स्त्री के पास आते हैं। श्रोताओं, जब गांव वाले वहां आते हैं तो वह स्त्री गांव वालों से कहती है कि रात्रि को कुछ चोर हमारे घर घुस आए थे, जिन्होंने हमारे पति को मार दिया है और हमारे साथ बदसलूकी की है। दोस्तों, इस तरह वह स्त्री अपने सभी गांव वालों को कह देती है। उधर गांव वाले उसके अंतिम संस्कार के लिए उसके सिर और धड़ को उठाकर शमशान घाट में ले जाते हैं। श्रोताओं, उधर जो राजकुमार कर्ण थे वह भी उन लोगों के साथ साथ जाने लगते हैं। श्रोताओं, वहीं जिस समय उसका अंतिम संस्कार हो रहा था तो वह स्त्री जोर जोर से हंस रही थी, जोर जोर से रो रही थी, अपने मन ही मन हंस रही थी और बाहर के मुख से जोर जोर से रो रही थी। श्रोताओं, यह देखकर राजकुमार करण सिंह को जोर जोर से हंसी आने लगती है। जब वह स्त्री राजकुमार करण सिंह को हंसते हुए देखती है तो वह थोड़ा चिंता में पड़ने लगती है। उधर राजकुमार करण सिंह अपने मन ही मन सोचने लगते हैं कि हे प्रभु, त्रिया चरित्र जाने ना कोई, पति मार के सती होए। ऐसी स्त्रियों से तो भगवान ही बचाए। श्रोताओं, तभी वह स्त्री राजकुमार करण सिंह से कहती है, महाराज, मुझे लगता है कि आप मुझे ही देखकर हंस रहे हो। भला मेरे पति की मृत्यु हुई है और ऐसी जगह पर, ऐसे समय पर आप हमें देखकर हंस रहे हो। दोस्तों, तभी वह स्त्री सोचती है कि मुझे लगता है इन सबको मेरी करनी का पता है। दोस्तों, तभी वह स्त्री बिना कुछ सोचे समझे उसी कुंड में कूदने लगती है। कूदते समय वह राजकुमार करण सिंह से कहती है, महाराज, मैं तो अपने पति की इस चिता में ही सती होने वाली हूं, परंतु जाते जाते मैं आपको एक बात बता देती हूं। आप जब भी चटाई बिछाकर बैठो तो एक बार नीचे अवश्य देख लेना। दोस्तों, स्त्री की बात सुनकर राजकुमार सोचने लगते हैं, ये वेश्या कैसी बातें कर रही है। भला मैं राजा हूं, मुझे चटाई पर बैठने का काम ही क्या है। दोस्तों, तभी वह स्त्री वापस कहती है, महाराज, खैर मुझे पता है कि आप राजा हो, आपको चटाई पर बैठने का तो काम ही नहीं है, परंतु जीवन में कभी भी अगर ऐसा समय आए कि आपको चटाई पर ही बैठना पड़े तो आप चटाई को उठाकर एक बार अवश्य देखिएगा। दर्शक बंधु, अब यह कहकर वह स्त्री
अपने पति की चिता में ही सती हो जाती है। श्रोताओ, अब इतना होने के बाद राजकुमार अपने महल में चला जाता है। अब महल में जाकर वह कुछ दिनों तक तो अपने राज्य के कार्य को संभालने लगता है। एक दिन अचानक से राजकुमार के मन में आता है कि क्यों ना आज रात्रि को भी मैं राज्य में भ्रमण करने के लिए चला जाऊं। दोस्तों, अब रात्रि के ठीक 12 बजते ही उस रात्रि को भी राजकुमार उस यंत्र को अपने कान में लगाकर राज्य में घूमने लगते हैं। तभी राजकुमार देखता है कि उसकी 7 रानियां अपने हाथों में भोजन की थाली सजाए उसी रास्ते जा रही हैं जहां वह स्त्री जा रही थी। दोस्तों, अपनी 7 पत्नियों को थाली सजाए देख राजकुमार थोड़ा चिंता में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है कि मेरी रानियां आखिर भोजन की थाली सजाए कहां जा रही है। दोस्तों, अब तो राजकुमार भी अपनी 7 रानियों का पीछा करते करते उन लोगों के साथ जाने लगता है। आगे चलकर राजा की 7 रानियां उसी गुफा में चले जाती है जहां पर वह स्त्री गई थी। दोस्तों, गुफा में जाकर राजकुमार भी वहीं उनका नजारा देखने लगता है। तभी वह 7 रानियां अपनी अपनी भोजन की सजी थाली को उस अघोरी के सामने रख देती हैं और अघोरी से कहती हैं, लीजिए, आप भोजन खा लीजिए। दोस्तों, तभी अघोरी भोजन खाने लगता है। तभी राजा करण सिंह की 7 रानियों में से जो सबसे छोटी रानी थी उसे राजा करण सिंह दिखाई दे देते हैं, परंतु वह राजा करण सिंह को पूरी तरह से पहचान नहीं पाती है। श्रोताओं, तभी वह अघोरी और वह 7 रानियां उसे वहां बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। श्रोताओं, तो राजा करण सिंह कहता है कि मैं पासे के राज्य में रहता हूं, मैं एक ग्वाला हूं। मेरी गाय दिन में यहां चरने के लिए आई थी, परंतु पता नहीं वह कहां गई और मैं उसे खोदते खोदते यहां आ पहुंचा हूं। मुझे पता नहीं कि आप कौन हो। दोस्तों, तभी राजा करण सिंह कहता है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आज की रात्रि क्या यहीं गुजार सकता हूं। श्रोताओं, तभी अघोरी राजकुमार करण सिंह को अपनी तिरछी नजरों से देखते हुए कहता है, ठीक है, यदि वास्तव में तुम अपनी गाय को ही ढूंढने आए हो तो आज रात्रि यहीं बिता लो, परंतु सुबह होते ही यहां से चले जाना। दोस्तों, अब तो राजा की 7 रानियों में से सबसे छोटी रानी उसके लिए वहीं बिस्तर कर देती है, चटाई बिछा देती है। तभी अघोरी उससे कहता है, जाओ, अब तुम जाकर सो जाओ, सुबह होते ही यहां से चले जाना। श्रोताओं, जैसे ही राजकुमार सोने के लिए जाने लगता है तो राजकुमार देखता है कि वहां चटाई बिछी हुई है। तभी राजकुमार को उस स्त्री की बात याद आ जाती है कि उस स्त्री ने कहा था, यदि जीवन में कभी भी चटाई बिछाकर सोने या बैठने का अवसर पड़े तो एक बार अवश्य देख लेना। श्रोताओं, तभी राजकुमार सोचता है, ठीक है, चलो आज देख ही लेता हूं। जैसे ही राजकुमार उस चटाई को उठाकर देखने लगते हैं तो राजकुमार देखता है कि वहां एक बहुत गहरा कुआं था। यदि वह उसे बिना देखे ही सो जाता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। दोस्तों, यह देखकर राजकुमार बहुत चिंता में पड़ जाता है। अब तो राजकुमार पूरी रात्रि वहां वैसे ही निकाल देता है, परंतु जैसे ही सुबह होती है तो राजकुमार वहां से जाने लगता है, परंतु जाते जाते राजकुमार अपने उस यंत्र को वहीं भूल जाता है और अपने सही रूप में राजकुमार सबको दिखने लगता है। श्रोताओं, अब जैसे ही राजकुमार उस गुफा से निकल रहे थे तो राजकुमार की 7 रानियां राजकुमार को देख लेती हैं और वह अपने पति को पहचान जाती हैं। श्रोताओं, अब तो रानियां उस अघोरी से कहती है कि हे हृदयवर्षी, हमारे पति ने हम 7 रानियों को आपके पास यहां देख लिया है। अब जैसे ही हम राजकुमार के पास जाएंगे तो वो तो हमें पास ही छड़वा देंगे,
अब जैसे ही हम राजकुमार के पास जाएंगे तो हमें कारागार में डाल देंगे। अब आप ही हमें कोई उपाय बताइए। दोस्तों, तभी अघोरी कहता है कि मैं तुम्हें एक चमत्कारी कील देता हूं। इस कील को जैसे ही तुम अपने पति के सिर में गाड़ दोगी तो तुम्हारा पति एक तोता बन जाएगा और उसे कोई भी समझ नहीं पाएगा। दोस्तों, अब तो राजकुमार की सातों पत्नियां उसे एक कील को लेकर अपने महल में आ जाती हैं। महल में आते ही राजकुमार उन सातों रानियों से कहता है कि मेरे महल में पैर रखने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम वेश्या हो, तुम चरित्रहीन हो। भला मुझ में ऐसी क्या कमी थी जिसकी वजह से तुम उस अघोरी के पास जाने लगी। दोस्तों, तभी राजा की सातों रानियां अपने त्रिया चरित्र का जाल रखने लगती है और वह राजकुमार से कहती है, हे प्राण हृदय, हमें माफ कीजिए। लगता है कि उस अघोरी ने हमारे ऊपर कोई जादू किया था, जिसकी वजह से ही हम उसके पास जाने लगे थे, परंतु अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं, हमें माफ कीजिए। दोस्तों, अपनी रानियों की बात सुनकर सोचने लगता है राजा, सोचने लगता है, हाँ, हो सकता है कि उस अघोरी ने कोई जाल बिछाया हो, जिसकी वजह से ही ऐसा हुआ है। दोस्तों, अब तो राजकुमार अपनी सातों पत्नियों पर भरोसा कर लेता है और उन्हें अपने पास रखने लगता है। श्रोताओ, एक दिन मौका पाकर राजकुमार सो रहे थे। तभी राजकुमार की सबसे छोटी पत्नी राजकुमार के सिर में अचानक से वह कील गाड़ देती है और राजकुमार मनुष्य से एक तोता बन जाते हैं। श्रोताओ, तोता बनते ही राजकुमार सोचने लगता है कि हे प्रभु, मेरी पत्नियों ने मेरे साथ ये कैसा छल किया है। मुझे लगता है कि अब तो ये लोग मुझे मार ही देंगे। श्रोताओ, यह देखकर राजकुमार तोता बनते ही वहां से उड़कर दूसरे राज्य में चला जाता है। दूसरे राज्य में जाकर वह दूसरे राज्य के राजा के बगीचे में रहने लगता है। रोज रोज राजा के बगीचे में फल खाने लगता है। श्रोताओ, उधर रानियां उस अघोरी के पास जाती हैं और अघोरी से कहती हैं कि हमारे पति तोता बनते ही ना जाने कहां उड़ गए। दोस्तों, तभी अघोरी कहता है कि यह बहुत गलत हुआ है, तोता बनते ही तुम्हें उसे मार देना चाहिए था। यदि अब उसकी कील को किसी ने बाहर निकाल दिया तो वह पुनः मनुष्य बन जाएगा। दोस्तों, उधर राजकुमार तोता रूप में राजा के सारे फलों को खा रहा था। एक दिन राजा जब अपने बाग में फलों को देखने के लिए जाते हैं तो वह देखता है कि एक सुंदर तोता बाग के सारे फलों को खा गया। दोस्तों, जैसे ही राजा ये देखता है तो राजा को क्रोध तो बहुत आता है, परंतु राजा उस सुंदर तोते को देखकर मनमोहित हो जाता है और उस तोते को लेकर अपने राज्य में, अपने महल में आ जाता है। श्रोताओं, अब उस तोते को राजा की पुत्री अपने पास रखने लगती है और उस तोते के साथ काफी समय बिताने लगती है। श्रोताओं, एक दिन राजा की पुत्री देखती है कि उस तोते के सिर में एक कील गड़ी हुई है, जिसकी वजह से वह तोता काफी कष्ट का सामना कर रहा है। दोस्तों, तभी राजा की वह पुत्री उस कील को निकाल देती है और कील को निकालते ही राजा करण सिंह वापस अपने शहर रूप में आ जाते हैं। श्रोताओं, तोते से मनुष्य बनते ही वह राजा की पुत्री बड़े ही जोर से घबरा जाती है। वह देखती है कि एक तोता मनुष्य कैसे बन सकता है। श्रोताओं, तभी राजा करण सिंह उस राजा की पुत्री को पूरी बात समझाने लगते हैं और मनुष्य बनते ही पड़ोसी राज्य के अर्थात उस राजा के राज्य के राजमहल में चले जाते हैं। राजा जैसे ही राजा करण सिंह को देखता है तो उन्हें प्रणाम करता है। श्रोताओं, तभी वह राजा करण सिंह से पूछता है कि हे राजा साहब, आप हमारे राज्य में क्यों आए हैं? तभी राजा करण सिंह कहता है कि हे राजा, मैं तुम्हारे राज्य में तो पिछले 10 दिन से हूं। मैं पहले एक तोते के रूप में था, जिसे तुम एक सुंदर तोता समझकर अपने राज्य में ले आए। दोस्तों,
तभी राजा करण सिंह उसे पूरी बात समझाने लगता है। तभी कहता है कि हे राजा, अब मुझे यहां से जाने की विदा दीजिए। मेरी पत्नियों ने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया था। दोस्तों, अब तो राजा करण सिंह अपने महल की तरफ जाने लगता है और अपने महल में जाते ही सबसे पहले वह अपनी सातों रानियों को फांसी की सजा सुना देता है और अपने कुछ सैनिकों को भेजकर उस अघोरी का वहीं गुफा में अंत करवा देता है। श्रोताओ, तभी राजा करण सिंह अपने गुरु के पास वापस जाते हैं और अपने गुरु के पास जाकर गुरु से कहते हैं कि हे राजगुरु, मुझे माफ कीजिए, मैंने सबसे बड़ी अपने जीवन में भूल की है। मैं आपसे पुनः कभी भी त्रिया चरित्र के बारे में नहीं पूछूंगा। प्रभु, हे गुरुवर, मैंने आज एक बात सीखी है कि त्रिया चरित्र जाने ना कोई, पति मार के सती होए। त्रिया चरित्र एक तरह से एक मोह माया है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। प्रभु, हे गुरुवर, कहते हैं कि त्रिया चरित्र के दम्भ का पार आज तक ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए, तो हम मनुष्य की तो औकात ही क्या। श्रोताओं, तो ये कहानी आप सभी को कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवश्य बताइएगा। और एक बार पुनः मिलते हैं ज्ञानवर्धक कहानी चैनल के ऐसी ही नई ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ। तब तक आप सभी मित्रों का, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, पुनः मिलते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।